Good morning, all of you. Good morning, Atharv, Anusri. Good morning, Sarvani. Good morning, Swayam. Good morning, Khushbu, Riya, Samriddhi. Good morning, Arya. Good morning, Parth, Lipigya, Ayush, Manzari. Good morning, all. Okay, students. चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में स्पेशली हम लोगों ने जैसे कि लास्ट लेक्चर में क्या चीज स्टडी किए थे, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। क्या पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? वेरी गुड। काउंटर करंट मैकेनिज्म्स का हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म्स में उसका एक छोटा सा पार्ट जो है, जो हमारा रह गया था, यूरिया रिसाइकल। तो पहले तो बेटा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और जरूरी भी है क्योंकि हमारे लिए एनसीईआरटी मेन है। तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी काउंटर करंट मैकेनिज्म्स क्या होता है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद यूरिया साइकिल हम देखेंगे। यूरिया साइकिल होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के से कांटेक्ट हुआ था, उन लोगों से उनकी क्वेरीज थी कि सर जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है, क्या चीज, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसका भी हमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही साथ काउंटर करंट मैकेनिज्म्स का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर हम यूरिया रिसाइकल क्या होता है ये देखेंगे। जब इतना पोर्शन हो जाता है तो फिर हम मिक्सचुरेशन जो है इस पोर्शन पे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सारे पोर्शन का स्टडी करना है। ओके, आर यू रेडी? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एक पार्ट लाइन टू लाइन हम लोगों को जो है यहाँ पर समझना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट आ गए हैं। चलो आप लोगों के लिए बेटा एक और इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि मैंने बेटा जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने आप लोगों के बैच में कुछ लिंक शेयर किया था जो कि बैच 5 का था। तो यदि आप लोगों ने देखे होंगे कि सर ये बैच 5 का गलती से शेयर हो गया, तो ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पे सजेस्ट किया था, आपको रिकमेंडेड किया था कि इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर बैच। यदि आप लोगों ने कुछ लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर किया था वो आप लोगों ने देखे होंगे, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज क्या होता है, जनरली बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो कभी कभी ध्यान नहीं रहते। तो ऐसे हुआ था कि कुछ कंटेंट जो है, वैसे देखो मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं हूँ, पढ़ाया तो सारा कुछ है, जितना आपके एनसीईआरटी में है, जितना आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को आपके लेक्चर्स में क्लियर किया हूं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जो कभी कभी याद नहीं आते। तो बेटा जो आपकी सुपर सीनियर बैच जो थी 2021, उस बैच में वो पोर्शन लिया था मैंने, लेकिन शायद आप लोगों के बैच में नहीं हो पाया। तो वो जो है आपके बाद का जो बैच है बैच 5, उसमें मैंने लिया। ठीक है, याद आ गया मुझे तो उसमें मैंने ले लिया। फिर लेने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सेम वीडियो जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यदि आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कह लो, वे ऑफ टीचिंग, कुछ कंटेंट कह लो, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा मिला होगा। कितने लोगों ने देखे बेटा? योगेश्वरी आपने देखे हो, वेरी गुड। और बाकी लोग देखे क्या? जिसने देखा है बेटा उसको रियल में उसका एडवांटेज मिलेगा। जो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। ओके, 40 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट किधर है? नियर अबाउट 50 स्टूडेंट है हमारे क्लास में वैसे। चलो जो लोग देखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। फिर इसी के साथ साथ बेटा लास्ट यस्टरडे मैंने एक लेक्चर लिया हूं, उसमें मैंने कुछ कंसेप्ट और है। ठीक है, कल का जो लेक्चर है, मींस यदि आपको बैच 5 की यस्टरडे की रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है, तो वो एक बार देखना आप लोग, उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट है
जो मैंने कल के इसमें लिया हूं, फिर मुझे याद आया कि ये वाले कंसेप्ट आप लोगों के बैच में नहीं हो पाए, क्योंकि होता ऐसा है कि जनरली जब भी हम कोई भी चीजें देखते हैं तो बेटा देखिए, जो कंटेंट है, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए हर टाइम जो है मैं अपना एफर्ट देता हूं, ठीक है। और कंटेंट डेवलपमेंट के बाद ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ कंटेंट ऐसे रहते हैं जो हमें बाद में समझ में आते हैं कि ये कुछ कंटेंट है। तो हर टाइम मैं अपना हार्डवर्क कर रहा हूं और कंटेंट डेवलपमेंट पे टोटल मेरा फोकस है कि किस तरह से आपका कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। तो आप कभी भी देखना, मेरा इस साल का जो लेक्चर्स है आप लोग जो देख रहे हो, और नेक्स्ट ईयर का जो मेरा सेम लेक्चर यदि आप देखोगे तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि मैं हर टाइम अपने आप में प्रोग्रेस कर रहा हूं, अपने कंटेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी का कंटेंट बेकार है। अभी का कंटेंट बेटा आप लोगों की बैच के लिए सबसे बेस्ट है। आप कहीं पे भी मार्केट में चले जाओ, किसी के भी साथ आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको जो बायोलॉजी में मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी एक्सपर्ट के पास आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और ये कंटेंट है बेटा, काफी अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। आप इस साल नीट 2020 का भी रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट रहा है हमारे एकेडमी का, और आगे भी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और ये जो कंटेंट का इंप्रूवमेंट जो होता है बेटा, डिपेंड करता है सिचुएशन, डिपेंड करता है एग्जाम कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे, इस बार क्या चेंजेस आए, और मार्केट में क्या वहां पे चल रहा है, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजीज जो होती है और एनटीए की जो मीटिंग होती है, तो उसमें भी वो जो एक्सपर्ट है आपस में बैठते हैं, तो उनके बीच में कुछ डिस्कशन होता है कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस रखना है हमें, ठीक है। तो ऐसी कुछ टीम में के लोग मेरे साथ, मैं उनके साथ कनेक्ट हूं बेटा। तो जब मुझे पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं और भी बहुत अच्छे कंटेंट यहाँ पे इंप्रूव करता हूँ, ठीक है। इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक। आपको सिर्फ क्या है, जो डेटा मिला है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, लेकिन मुझे बेटा आप लोगों को देना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो पूरे टाइम मेरा आधे से ज्यादा टाइम जो है उसी फील्ड में, उसी वर्क में चला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी आपको एक न्यू लेक्चर्स मिलेगा मेरा, और कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करता हूं, और मैं कहता हूं कि बेटा ये एक बार देख लो, ठीक है। इसके इस बार आने के चांसेस है, तो आप उसे मिस नहीं करोगे, आप लोगों को देखना है। गॉट इट? समझ में आ गया? हेलो, ठीक। तो मैंने आपको कहा हूं कि यस्टरडे का एक लेक्चर्स जो हुआ है, सर्कुलेशन का लास्ट वाला पोर्शन पे हुआ है, वो एक बार देखना। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे बेटा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को वो लिंक शेयर कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप क्या चीज, उस लेक्चर्स को देख लो, ठीक है। आस्था, पार्थ, प्रज्वल, रिया, प्रहलाद का आज आंसर नहीं आ रहा है, अथर्व का आज आंसर नहीं आ रहा है। आई थिंक बेटा आप गलत साइड मैसेज कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है, या आज क्लास में नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। खुशी, स्वयं, सुमित, प्रहलाद, हाँ प्रहलाद बेटा मैसेज सही आ रहे हैं अभी आपके। अथर्व अभी ओके, अभी भी आप सही मैसेज कर रहे हो, इतनी देर से आपके मैसेजेस नहीं मिले। ओके, चलो अभी मैसेज आया है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फाइनली आज का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू जो हमारा आज के सेशन में हम लोगों को जो स्टडी करनी है, सबसे पहले जो है हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे जो भी पोर्शन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे का जो भी पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, मींस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म देखे थे, मींस मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है ये कैसे होता है, ये हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो स्टडी किए हैं। तो इसमें देखिए पहली चीज तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा, मैमेलियन किडनी में एक एबिलिटी है कि वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है। और कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन, ये जो है दो चीजों से होता है, एक तो लूप ऑफ हेनले और दूसरा आता है वासा रेक्टा, जो कि सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं यूरिन के कंसंट्रेशन में या फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन में।
और यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लो होता है ये कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, काउंटर करंट। नाम ही यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन पे होता है जिससे क्या फॉर्म होगा, काउंटर करंट। और ये जो फ्लो होता है टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, नंबर 1 इसके साथ होगा। और सेकंड यदि हम देखें तो साथ ही साथ काउंटर करंट जो है क्या, हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर करंट जो है इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखा जाता है। अब ऑस्मोलरिटी कैसे मेंटेन होंगी या कैसे इंक्रीज होंगी, तो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल की हम बात करें, ठीक है। जैसे कि सपोज ये हमारा किडनी वाला पोर्शन हो गया, इस किडनी में ये वाला पोर्शन हो गया आउटर कॉर्टेक्स वाला, और ये वाला पोर्शन हो गया मेडुला। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो है मेडुलरी पिरामिड, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे, ये है इनर मेडुला का पोर्शन, जहां पे ऑस्मोलरिटी जो होती है 1200 मिली ऑस्मोल। इधर साइड हम देखेंगे तो उससे कम होता है और इधर साइड सबसे कम होता है। तो कॉर्टिकल रीजन पे यदि हम देखें तो ऑस्मोलरिटी जो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहेंगी, कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। लेकिन यही चीज हम मेडुला में देखें, और मेडुला में भी कहाँ पे, इनर मेडुला वाला जो पोर्शन होता है वहां पे होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये ग्रेडियंट जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है NaCl और वाटर, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, यूरिया। तो ये तीनों भी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ऑस्मोलरिटी को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे NaCl का जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम लोगों ने लूप ऑफ हेनले का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने इसका असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब पढ़े थे। तो हम जानते हैं बेटा कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है सिर्फ वाटर को ही अलाउ करता है, सॉल्ट को अलाउ नहीं करता है। असेंडिंग लिम्ब जो है ओनली सॉल्ट को ही अलाउ करता है, वाटर को अलाउ नहीं करता है, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट जो होता है वो यहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा, ओके। तो अब देखिए यहां पे जैसे ही असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में, कौन सा वाला असेंडिंग है, ये वाला, ठीक। यहां पे जब NaCl ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, मींस इसी के बीचों बीच में हमने यहाँ पे इस तरह से एक लिम्ब बनाए थे जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है। तो NaCl इधर से तो निकलेगा और वो कहाँ चला जाता है, वासा रेक्टा में चला जाता है। याद आ रहा होगा आपको, लास्ट टाइम मैंने डायग्रामेटिकली इस पोर्शन को समझाया था। फिर NaCl जो है, ठीक है, फिर रिटर्न होगा कहां पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा के इस पोर्शन से रिटर्न बैक हमारे यही यहां पे जो है वापस आ जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जो है क्या होती है बेटा, ये चलते रहती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ये इंटर करता है इस सेगमेंट में, कहां पे बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो ट्रांसपोर्ट होता है बैक इंटरस्टिशियम में बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये क्या होता है ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, ठीक है। इस पोर्शन को मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड प्रॉपरली विजिबल है, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, सही से दिख रहा है, क्लियर है सारा कुछ, ओके। चलो तो अब देखिए यहां पे यूरिया रिसाइकल हमें समझना है। क्या समझना हमको, यूरिया रिसाइकल। देखो यूरिया साइकिल अलग होती है और यूरिया रिसाइकल अलग है। यूरिया साइकिल मींस जो हमारे लीवर में हो रही है, और हमारे लीवर में क्या हो रहा है, अमोनिया, पहले अमाइनो एसिड, ठीक है, तो उससे अमोनिया बना, अमोनिया बनने के बाद फिर यूरिया बन रहा है, ऑर्निथिन होता है वहां पे, और अलग अलग टाइप का वहां पे प्रोसेस होता है। तो इस तरह से वहां पे जो प्रोसेस हो रही है उसे यूरिया साइकिल कहते हैं। बट अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, उसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। वेरी गुड बेटा प्रहलाद। क्रेब हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं, ग्रेट।
ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे यूरिया रिसाइकल। तो यूरिया रिसाइकल क्या होता है वो देखो। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ये हो गया मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, क्या हो गया? मेडुलरी पिरामिड। तो अब ये जो मेडुलरी पिरामिड की यदि हम बात करें इस तरह से, अब ये मेडुलरी पिरामिड के साथ यदि यहां पे हम देखें तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल के बाद प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अब नीचे आएगा इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद फिर यहां से इसका थिन और थिक सेगमेंट होता है ऐसा। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम है। ये ऊपर का थिक सेगमेंट होता है और नीचे का क्या होता है? थिन सेगमेंट। फिर ये यहां से ये ऐसा आगे गया। ऐसा आगे जाने के बाद फिर इसमें यदि हम देखेंगे तो फिर ये इधर हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, ये तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो गई होंगी अभी तक के, तो यहाँ पे लेबलिंग करने का नीड नहीं है। ठीक, यदि है तो आप रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में, मैं लेबलिंग करूंगा। यदि नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इट्स ओके, चलो नॉट रिक्वायर्ड। तो अब देखिए यहां पे जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस में यहां से ये क्या है बेटा? डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले। क्या बाहर आया? वाटर बाहर आ गया। ठीक है, यहां से क्या बाहर हुआ? NaCl बाहर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इसमें यूरिया यहां से आ रहा है। ये यूरिया आगे बढ़ा, फिर यूरिया इधर है, यूरिया इधर है। तो इधर साइड यूरिया का कंसंट्रेशन कम है, अभी यूरिन नहीं बना ना। यहाँ पे तो सिर्फ फिल्ट्रेशन ही हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। लेकिन जब ये इधर जब आएगा तो इस तरह से यहाँ पे ये जो यूरिया है इसको मैं क्या कह रहा हूं बेटा? यूरिया। तो जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जब यूरिया पहुंचा तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और भी यहाँ पे जितना वाटर है ये भी वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब वाटर बाहर निकलते जाएगा जितने भी इधर मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी रीअब्जॉर्ब हो गए। तो रिमेनिंग लास्ट में जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर हमें मालूम है कि ये मेडुला का ये आउटर मेडुला वाला पोर्शन हो गया और ये इनर मेडुला वाला पोर्शन हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आउटर मेडुला है, ये क्या हो गया? आउटर मेडुला, और ये इनर मेडुला हो गया। ठीक है, समझ में आया? आउटर मेडुला और इनर मेडुला क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से। अब आउटर मेडुला और इनर मेडुला के बाद अब यहां पे देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है तो ये जो यूरिया है तो ये यूरिया यहां से बाहर निकलना चाहिए, बट ये यूरिया के लिए परमिएबल नहीं है। कौन सा पार्ट? कलेक्टिंग डक्ट का अपर सेगमेंट। इधर भी यहां से यूरिया बाहर नहीं आती, यहां से भी यूरिया बाहर नहीं आती, इसलिए ये आगे पास हो रही है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें आपको ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है, ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है और ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का अपर सेगमेंट, ये इम्परमिएबल टू यूरिया होता है। ठीक है, कैसा है ये? इम्परमिएबल टू यूरिया। ठीक है, अब यूरिया के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन जैसे ही यूरिया अब इधर साइड आगे बढ़ गई है ये ऐसा, तो ये जो हो गया बेटा ये लोअर सेगमेंट हो गया, लोअर सेगमेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो लोअर सेगमेंट जो होता है कलेक्टिंग डक्ट का, जब यूरिया यहां तक पहुंची तो यूरिया यहां तक पहुंचने के बाद इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है यहां से बाहर निकल जाता है। समझे? और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया यहां से जब बाहर निकलेगा तो ये यूरिया जो है इधर वापस भी आ सकता है लोअर पार्ट लूप ऑफ हेनले में। तो थिन सेगमेंट है लूप ऑफ हेनले।
और बाकी जो यूरिया है रिमेनिंग वो यहां से इधर हमारा बाहर निकल गया, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाएगा। समझे? अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ? जब हम जानते हैं कि यूरिया हमारे लिए हार्मफुल है और यूरिया को हमारे बॉडी से रिमूव करना है, तो फिर ये प्रोसेस यहाँ पे जो हो रहा है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? तो यदि हम देखें बेटा यहां पर कि इसका रीजन, तो यहां पे ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसका ऑस्मोलरिटी हमें 1200 ऑस्मोल, ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर यदि हमें रखना है, तो उसके लिए यूरिया और NaCl दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहां से सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और जितना भी सब्सटेंस यहां से जब सारा पास हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना है। तो मैंने क्या कहा था, किडनी का अगेन एक और फंक्शन है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि यहां से यूरिया इधर नहीं आएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई नहीं होगा, तो यहाँ से वाटर को भी हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे फिर। समझे? तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया यहां से इधर जाके इधर आता, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट ये परमिएबल टू यूरिया है। अपर सेगमेंट जो है यूरिया के लिए परमिएबल नहीं था, लेकिन अभी ये वाला जो सेगमेंट हमें जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, ये यूरिया के लिए परमिएबल है। ठीक है, तो इस तरह से यूरिया रिसाइकल हो रहा है। यूरिया रिसाइकल मतलब यूरिया जो रहेगा अगेन एंड अगेन, कौन सा, लोअर सेगमेंट या लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहां से क्या होगा बेटा, बाहर निकला, ठीक है, इंटर किया कहां पे, थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और फिर यहां पे इंटर करने के बाद फिर ये वापस से उसी फ्लूइड में आएगा, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर रिटर्न इधर आएगा, फिर हमारे फिल्ट्रेट में जाएगा, फिर इस तरह से ये जब रिटर्न अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को यूरिया रिसाइकल कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है ताकि मीडियम की ऑस्मोलरिटी जो है, ऑस्मोलरिटी वहां पर मेंटेन रहे। ठीक है, यही पार्ट हम लोग देख रहे थे। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में जो समझा रहा था थोड़ी देर पहले, तो इसमें देखिए हम क्या देख रहे थे बेटा, ये जो पोर्शन है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया दिख रहा है, इंटर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले which transport back to interstitium by collecting tubule। interstitium मींस कौन सी बात हो रही है, यदि हम देखें इस तरह से तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और ये आपका लूप ऑफ हेनले है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहां से इधर गया, इधर जाने के बाद रिटर्न बैक यहां पर आया। ये देखो यहां पर ये क्या होगा, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इससे ये यहाँ का जो पोर्शन है इंटरस्टिशियम, मेडुलर इंटरस्टिशियम, रिटर्न बैक आया लूप ऑफ हेनले, फिर इधर गया, फिर इधर से फिर इधर आया, फिर रिटर्न बैक, फिर इधर, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली जो है ये चलते जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वाला पोर्शन समझाऊंगा, तो आप देख लीजिए बेटा, आप खुद ही समझिए, सिर्फ ये एक लाइन को समझाने के लिए, इतना सा पोर्शन को समझाने के लिए मुझे बोर्ड पे जो एक्सप्लेनेशन जो दिया मैंने, इतना सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इसको बोलते बेटा रिसर्च, इसको बोलते कंटेंट का डेवलपमेंट। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझना है। उतना पार्ट वैसे रट सकते हो ना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उतना सा पार्ट रट लो या फिर उस पोर्शन को समझ लो, लेकिन आप समझोगे तो चीज को भूलोगे नहीं। मैंने लास्ट टाइम बताया था ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता है। समझे? कोई चीज एक बार हमें अच्छी तरह से याद हो जाए तो हम कभी भी उस चीज को भूलेंगे नहीं, लेकिन याद कब होंगी, जब जब हम उस पार्ट को अच्छे से समझ लें। समझे? आर्यन के मैसेज नहीं दिख रहे, आर्यन क्लास में नहीं है क्या आज? हाँ, एनसीईआरटी में इसका रीजन नहीं दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने तो एक लाइन बता के खत्म कर दिया, बट ये एक्चुअल हो कैसे रहा है प्रोसेस ये हमें मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, वो सारी चीजें दिया है, एनसीईआरटी हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा ना, उन्हें तो इतना मोटा बुक हो जाएगा आपका, ठीक है, और इतना लेंदी ज्यादा पेज रहेंगे तो फिर आपका 2 साल में सिलेबस ही नहीं हो पाता फिर तो वो चीज हमको समझना है क्या चीज है। ओके, चलो आगे बढ़ते। इसलिए मैंने क्या कहा कि हर टाइम पे मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, पूरे टाइम बेटा मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं,
और यदि मैंने आपको कभी सजेस्ट किया आगे चल के कि मेरा ये वाला लेक्चर एक बार आप रेफर करो, ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अब जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, तो ये आपके लिए बेस्ट है, आपको समझ में आ गया है और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बेकार है। हाँ, लेकिन आगे चल के मोर अपडेटेड आपको कुछ मिला तो कुछ बेकार थोड़ी है। मोर अपडेटेड तो बहुत अच्छी चीज है, हर कोई चाहता है कि उसको कुछ अपडेट मिले, ठीक है। और जो एक्टिव है लाइफ में, जिसको आगे बढ़ना है, तो अपडेटेड चीज को तो वो कैच करेगा ही, कैप्चर करेगा ही। ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ट्रांसपोर्ट बैक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे द अबो, जितना भी हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन देखे, ये ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जो होता है ये फैसिलिटेट हो रहा है एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट जिसमें लूप ऑफ हेनले और वासर रेक्टा है, ठीक है। तो इस तरह से लूप ऑफ हेनले से जो ब्लड का फ्लो होगा, सॉरी किसका, फिल्ट्रेट का, इसी तरह से वासा रेक्टा का, यहां से जो फिल्ट्रेट होगा दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, काउंटर करंट। और इस टाइप का जो मैकेनिज्म्स है ये कहलाएगी काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी के इस पोर्शन में दिया है। तो अब देखो बेटा, यहां से यूरिया इधर आया, कई स्टूडेंट पूछते हैं, ठीक है, जिसे कंसेप्ट समझता नहीं है तो वो पूछते हैं कि सर यहाँ से यूरिया बाहर जाना चाहिए, ये यूरिया वापस क्यों आया इधर, फिर यहाँ पे तो यूरिया बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो रीजन ये है बेटा कि ये जो है हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, यहाँ पे हमको जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन रखना है, फिर वापस से हमको यहाँ पे भेज के फिर से रिटर्न बैक इधर आएगा, फिर रिटर्न बैक आएगा। तो ये जो ऑस्मोलरिटी है यहाँ पे मेंटेन रहेंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसका एक और कंसेप्ट है। ये ऑस्मोलरिटी को यदि मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे यदि यूरिया इंटरस्टिशियम में यहाँ पे यदि नहीं रहता, तो नहीं रहने की वजह से क्या होता, देखो नहीं रहने की वजह से जब आप देख रहे हो कि जब यहां से वाटर बाहर आता है, ये देखो ये वाटर यहां से बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे तो पूरा सारा कुछ जो रहता है ये वाटर से फिल हो जाता। और हमें मालूम है फिर मूवमेंट जो होता है वाटर का वो अपोजिट होता, फिर इधर हो जाता, फिर ऐसा। तो वाटर को हमको बाहर निकालना रहता तो वो बाहर ना निकल के वापस इसी में चला जाता, समझे। इसलिए आयन का कंसंट्रेशन हमको मेंटेन रखना पड़ेगा। देखो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, या लेना है, आगे बढ़े? बाकी वीडियो से देख लेना, वहां से ले सकते हो आप। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यूरिया रिसाइकल की क्यों नीड है। तो यूरिया रिसाइकल का जो नीड है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा अंदर का मेड्यूला का पोर्शन है, हमने देखे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ, जिसमें से एक साइड से वाटर बाहर जा रहा है, और जब वाटर बाहर जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर हो जाएगा, और वाटर जब ज्यादा हो गया तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि इधर साइड हमारा शुगर सॉल्यूशन है और इधर साइड प्योर वाटर है। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है ए टू बी होगा या बी टू ए, मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या होता है बताओ? वेरी गुड, ए टू बी होगा। क्यों? क्योंकि वाटर अपने हाइट से अपने लो की तरफ जाएगा। जब वाटर यहाँ पे था और यहां से जब बाहर आते गया आते गया आते गया, तो वाटर ही वाटर इधर बहुत सारा हो जाएगा। तो अभी इधर से बाहर जा रहा था, अब रिटर्न बैक इधर वापस जा सकता है, बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इधर साइड जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या कर रही है, यहाँ से यूरिया को बाहर निकाल दे रही है। तो यहाँ पे ये जो है बेटा एक सॉल्यूशन जो है ग्रेडियंट ऑस्मोलरिटी मेंटेन है, इधर डाइल्यूटेड ही रहेगा और इधर कंसंट्रेटेड ही रहेगा। कौन सा? आयनिक कंसंट्रेशन। बट फ्री वाटर मॉलिक्यूल इधर ज्यादा रहेंगे और इधर कम रहेंगे, हमेशा ये मेंटेन रहेगा। इसलिए यहाँ का जो है सारा का सारा वाटर बाहर ही निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्मोलरिटी होती है, और जितना भी रिटर्न बैक वाटर चाहिए वो वासर रेक्टर रख लेगा और फिर वो ऑस्मोलरिटी वहां पे मेंटेन रखेगा। इसलिए बेटा स्मॉल अमाउंट में यूरिया जो है इस सेगमेंट में इसको क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट क्या है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का
ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। एक एक पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे और क्या समझाया हुआ है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम, वही मैंने बताया था जो मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह का जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट है हेल्प करता है इजी पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिससे यूरिन जो है कंसंट्रेट होगा, और ह्यूमन किडनी जो होती है वो यूरिन जो है कितना 4 टाइम कंसंट्रेट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। अब ये क्या है, देखो जो हमारा ब्लड है, ब्लड फिल्टर होने के बाद ये फिल्ट्रेट बना, ये फिल्ट्रेट जब यहाँ पे फॉर्म हुआ उसके बाद फाइनली लास्ट में यूरिन बनेगा। तो यूरिन जो है बेटा मोर कंसंट्रेट रहेगा, कितना 4 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन होता है इसका इस फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस हुआ है रीएब्जॉर्प्शंस का, सेगमेंट में जो एक्सचेंज हुआ है उसका, तो उन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो कितना बेटा 4 टाइम मोर कंसंट्रेशन रहता है। ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये हम देखेंगे। बेटा उस दिन मेरे को किसी का कॉल आया था, मुझे क्लास में है क्या, रिस्पॉन्स करो। ओके हाँ ठीक है बेटा, गुड योगेश्वरी, रिया, हाँ चलो। तो अभी देखिए यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस ये हम समझेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझा रहा हूं। ठीक है, यदि आपको आगे जैसे मैं आज का लेक्चर ले रहा हूं, आज क्या ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड बोर्ड पे मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा रहा हूं। यदि आपको ये वाला टेक्निक बेस्ट लगता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो अपने ओपिनियंस। ठीक है, क्योंकि पास्ट ईयर में इसी टाइप से लेता था। ठीक है, और रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो आप लोगों को भी ऐसा ही चाहिए तो मैं ऐसा भी दे सकता हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर आप हर दिन देखना मेरे लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। ठीक है, चेंजेस इसलिए मिलेगा क्योंकि एक तो डिपेंड करता कंटेंट पर, और दूसरा आपके डाउट पर। ठीक है, आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे ऑब्जर्व होता है, मुझे फील होता है कि नहीं आपको ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से देना चाहिए था, तो वहां पर लेक्चर में मॉडिफिकेशन मिल जाता है, या फिर कंटेंट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये वाला लेक्चर और इस वे से जो आपने लिए इसमें हमें बहुत मजा आया, तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, चैट में भी बता सकते हो कि सर दिस इज द बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, तो वैसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि देखो हर किसी टाइप के स्टूडेंट का मेंटल इफिशियंसी अलग अलग होता है। ठीक है, या फिर हर एक बैच का जो एफिशिएंसी आपको एक दूसरे बैच से अलग मिलेगा, ये मैं आपको इवोल्यूशन में समझाऊंगा क्या होता है ये। ठीक है, तो हम जैसे सराउंडिंग में रहते हैं ना, हमारा ब्रेन कुछ उसी तरह से काम करना चालू कर देता है। तो अभी जैसे आपका जो बैच बना और आपका जो ग्रुप बना ना, तो उसमें एक अलग टाइप की सराउंडिंग बनेगी। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन में आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये इसका रीजन क्या है। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पर रहने वाली पॉपुलेशन दूसरी जगह पर रहने वाली पॉपुलेशन से डिफरेंट होती है। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल पे कह लो या फिर बॉडी का एडाप्टेशन कह लो। तो एज इट इज, जैसे कि अब ये नहीं कि मैंने दूसरे बैच में क्या पढ़ाया या कैसा पढ़ाया और आपके बैच में क्या और कैसा पढ़ाया, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको यदि कोई चीज अच्छी लगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं हूं। चलो, तो बातें ज्यादा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को देखते हैं जो हमें समझना है। तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस जो हम देख रहे हैं, तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ठीक है, इज इफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, किडनी का यदि कोई फंक्शन हो रहा है और किडनी यदि सही तरह से काम कर रहा है, ठीक है, तो ये किसके थ्रू मेंटेन होगा, तो यहां पे इसका जो मेंटेनेंस है तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या चीज, हार्मोन। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो किससे कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो देखिए बेटा हम यदि ब्रेन की बात करें तो ये ह्यूमन ब्रेन हो गया।
ह्यूमन ब्रेन में इसके हम लोगों ने 3 टाइप देखे थे बेटा, याद होगा आप लोगों को। तो ह्यूमन ब्रेन में 3 टाइप्स में एक होता है हमारा फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक आता है हमारा हिंड ब्रेन। ओके, ये पढ़े हम लोगों ने इसके पहले। फिर फोर ब्रेन जो है जिसमें सेरेबेलम और डायंसेफेलॉन होता है, मिड ब्रेन उसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरिब्राई आता है, और हिंड ब्रेन जिसमें पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम आता है। वेरी गुड, ठीक है। अभी किसी को याद नहीं हो रहा है तो टेंशन ना लो, जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इसी में हमारा ब्रेन का एक पार्ट, एक टाइप जो कि हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या चीज? हाइपोथैलेमस। रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन जो होता है जिसे थैलेमस कहते हैं, फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन जो होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है, ठीक है। और बीच में जो होता है, ठीक, ऐसे यहां पे टाइप्स होते हैं। तो डायंसेफेलॉन मींस फॉर ब्रेन का एक टाइप जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से किडनी के रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म्स है ये कनेक्टेड है, और साथ ही साथ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड हार्ट, ये दो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया बेटा। हार्ट तो आप जानते ही हैं, और साथ ही साथ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है ये हम लोगों ने पढ़े थे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मतलब जैसे कि ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल जो है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल इस तरह से यहां पे आएगा, और इधर साइड से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसा आगे जा रहा है। तो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल की हम बात करें तो यहां पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, और इसी के साथ साथ यहां पर भी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसे मैकुला डेंसा सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ एक और सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे लेसिस सेल्स भी कहते हैं। तो ये सारे सेल्स मिलकर के, इसको हमको कॉमनली यदि समझना है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, हाँ, मेसेनग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे बॉडी में जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 लीटर ब्लड है, कितना? 5 लीटर ब्लड है, तो ब्लड में 45% उस 5 लीटर का क्या रहेगा? ब्लड सेल्स रहेंगी, और 55% जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। और इस प्लाज्मा में भी 90 से लेके 92% जो है वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा, समझे? और यदि इस वाटर का अमाउंट कम हो गया तो हमारा ब्लड का कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हुआ तो GFR भी कम हो जाएगा। GFR क्या है? 1 मिनट में कितना यूरिन हमारे बॉडी में बन रहा है, 1 मिनट में ब्लड कितना फिल्टर हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये GFR कहलाएगा, ठीक है, समझा? तो अब देखिए यहाँ पे जो प्लाज्मा है जिसमें वाटर मैक्सिमम है, और हमारा किडनी का फंक्शन ये है कि ये प्लाज्मा को फिल्टर कर रहा है। तो जब फिल्टर होता है तो छन्नी बेटा, और छन्नी में से पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद किडनी उसको बाहर फेंक देता है। तो मैक्सिमम अमाउंट में यदि किडनी वाटर को बाहर फेंक देगा तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। बट ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा किडनी जो है क्या कर रहा है बेटा? जितना भी वाटर बाहर फेंकना है उतना ही बाहर फेंकेगा, ठीक है, और जितना वापस रखना है वो वापस रख सकता है। बट उसके लिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ना, हमारे किडनी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी हो रहा है। तो हमारे बॉडी में यदि वाटर का डेफिशिएंसी हुआ तो ये हमें पता चलता है कहां से? ऑस्मो रिसेप्टर से। ऑस्मो रिसेप्टर जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही वाटर लेवल जो है ये डिक्रीज हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर जो होंगे ये क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही एक्टिवेट हुआ, जो भी हमारा ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर ब्लड वॉल्यूम, इस पर ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और एक सिग्नल जनरेट करते हैं, और सिग्नल जो है हमारे किडनी को और हमारे ब्रेन को
सेंड कर देते हैं। हमारे किडनी में, मतलब किडनी में एक स्पेशल जगह होती है, वहां पे सेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा खुशी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे अब ये रिसेप्टर्स जो है ये कैसे, तो अब देखो जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का, तो बॉडी में जो रिसेप्टर्स है ये स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को। जो ऑस्मो रिसेप्टर है ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को बताएंगे। तो हाइपोथैलेमस का मैंने डायग्राम कुछ इस तरह से बताया था कि यह हाइपोथैलेमस है, ये हमारा ब्रेन का पार्ट, ये कनेक्टेड है इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सबसे पहले तो सिग्नल आया ऑस्मो रिसेप्टर पे, फिर इसने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर लोब होता है वहां पे सिग्नल गए, पोस्टेरियर लोब ने एक हार्मोन सिक्रेट कर दिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये देखो, जिसको क्या कहते हैं बेटा, वैसोप्रेसिन। वेसल्स को क्या करेगा, ये प्रेस कर देगा। वेसल्स को प्रेस किया तो क्या होगा बेटा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये आपको टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, देखो आपको जो प्रॉब्लम आई होंगी यहाँ पे आई होंगी बेटा योगेश्वरी, बाकी लोग भी। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है, देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो टाइप है बेटा। ठीक, इसमें एक इसका एंटेरियर लोब होता है और दूसरा इसका पोस्टेरियर लोब होता है। टेंशन ना लो, ये आगे चल के जब मैं हार्मोन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अब देखिए, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को इसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब पोस्टीरियर लोब ऑफ किडनी जो है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या सिक्रेट कर रहा है, ये सिक्रेट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन मतलब देखो ये ब्लड वेसल्स है इतनी बड़ी, इस ब्लड वेसल्स को ऐसा प्रेस कर देगा, प्रेस करने की वजह से ब्लड वेसल्स होगी छोटी, और छोटी होगी तो ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो और ब्लड का प्रेशर जो है ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन अभी क्या कर रहा है, तो वेसल्स को तो प्रेस कर ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है डायरेक्टली कहां पहुंचा, एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरेक्टली मूव करते हुए ये पहुंच जाएगा हमारा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर याद आ रहा है इस तरह से, यहां पर लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है, मींस एक तो डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पे मोर एंड मोर वाटर को क्या करेगा, ये अपने पास वापस बुला लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये मूव किया, मूव करते ही इसने रीएब्जॉर्प्शन किया, कहां पे, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूटेड यूरिन जब हमारी किडनी से पास होती है, ठीक है, तो उसे डायूरेसिस कहते हैं। और डाइल्यूटेड यूरिन कब पास होंगी, जब वाटर हमारा रिटेन नहीं कर पा रहा हमारा बॉडी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए तो कह रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मींस डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, एडीएच। और डायूरेसिस को बढ़ावा कौन देते बेटा, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, टोबैको हो गया, ये क्या करते हैं, ये डायूरेसिस को प्रमोट करते हैं। तो अब एडीएच ने क्या किया, जैसे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया तो बॉडी फ्लूइड में जो वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, मींस वाटर का जो वॉल्यूम जो रहेगा हमारे प्लाज्मा में, वो इंक्रीज हो गया। अब जैसे इंक्रीज हो गया तो क्या सेम प्रोसेस फिर से चलेगी क्या, नहीं, जैसे ही ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ
तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर थे वो इस ग्लैंड को बोलेंगे कि भैया रुक जाओ, अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमें नहीं चाहिए, अभी सिक्रेट नहीं करना है। तो अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, मींस ऑस्मोरिसेप्टर जो है वो क्या हो गए, स्विच ऑफ हो गए। ठीक है, जिससे एंटी डाययूरेटिक का रिलीज होना कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। और एडीएच जो है किडनी के अगेन एक और फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, कंस्ट्रिक्टरी, मतलब वेसल्स को प्रेस करना, इसलिए उसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को प्रेस किया तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर भी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्स देंगे, ये वाला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया? फिर हम आगे बढ़ते हैं। योगेश्वरी, पार्थ, अथर्व, खुशी, प्रहलाद, ईशा, आस्था, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। हाँ ग्रेट। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे किडनी का जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस वाला। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है। कैसे प्ले कर रहा है, जीएफआर जैसे ही कम हुआ, जीएफआर डिक्रीज होगा तो किडनी से जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है ये एक्टिवेट हो गई, और जेजी सेल्स ने रिलीज किया क्या चीज बेटा, रेनिन। सिंगल एन और डबल एन हमेशा याद रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको एग्जाम 2 साल के बाद देना है। तो रेनिन जो है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर ये जाता है हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाते ही क्या करेंगे बेटा, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अभी एक स्टेप यहाँ पे एनसीईआरटी ने खा गया, ठीक है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसका काम क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट देगा। डायरेक्ट इफेक्ट मतलब इफरेंट आर्टेरियल जो है वो इतना बड़ा था, तो इफरेंट आर्टेरियल को उसने छोटा कर दिया, दबा दिया उसने, तो ऑटोमेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ एड्रेनल कॉर्टेक्स मींस जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, यहाँ पे इसका एक रीजन होता है जिसको एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट करेगा, जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा, सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है बढ़ा देता है। वाटर लव सोडियम, जिधर जिधर सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर भागता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से एल्डोस्टेरोन ने रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम एंड वाटर जो है इसको इंक्रीज कर दिया, और वो भी कहां पर, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल में, ये हर जगह पे नहीं करता है। वेरी गुड। इस टाइप के रीअब्जॉर्प्शन को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब जरूरत होगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके पहले जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन जो होता है लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर और जीएफआर बढ़ जाएगा, और इस तरह की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक टर्म मैंने बताया था RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर यदि मान लो लिमिट से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो हमारा हार्ट है उसकी जो एट्रियल वॉल होती है, एट्रियल वॉल से एक फैक्टर सिक्रेट होता है, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, जो ब्लड वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट हुई है उसको क्या करेगा, अभी डायलेटेड कर देगा। डायलेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म है दोनों भी एक दूसरे की। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट होता है, और इस तरह से हमारा किडनी का जो फंक्शन है ये रेगुलेट होता है। डायरेक्ट मैकेनिज्म से रिपीट करना है पार्थ। ठीक है बेटा, डायरेक्ट मैकेनिज्म्स क्या होती है, देखो डायरेक्ट मैकेनिज्म्स जो होगा ये ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे ब्लड वेसल्स को दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ
तो GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है डायरेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, पार्थ समझा। अब इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऐसा है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है बेटा। ये क्या चीज है एड्रेनल कॉर्टेक्स, जैसे कि हमारी ये जो किडनी है, किडनी के टॉप पोर्शन पे ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड जो होती है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बाहर पार्ट आउटर वाला पोर्शन जिसे कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, और इनर वाला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है एड्रेनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है यहां से हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। तो ये किडनी के कहां से सिक्रेट हो रहा है एल्डोस्टेरॉन, यहां से सिक्रेट हो रहा है, और ये कहां गया हमारे किडनी के अंदर, किडनी में कहां पहुंचा बेटा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे, और यहां पे जाती क्या करेगा ये सोडियम के और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन जो होगा इसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। अभी पार्ट समझ में आ गया, ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया, ऑल आर क्लियर, थैंक यू योगेश्वरी। ओके बेटा, चलो देखिए बेटा, मेरा एक क्या कहते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि एनसीईआरटी का एक एक पोर्शन आप लोगों को समझ में आए। मैं यहाँ पे इतना जो एफर्ट दे रहा हूँ और इतनी जो मेहनत ले रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि एक एक पोर्शन जो है आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और यदि आपका कोई भी पार्ट यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका कोई भी एक पोर्शन क्लियर नहीं होना वो मेरा फेलियर है बेटा, क्योंकि मैंने इतना एफर्ट लिया, इतनी मेहनत की आपको समझाने के लिए, और उसके बाद आपको नहीं समझा तो मेरा फेलियर है। इसलिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, आप पूछोगे तब जाके मुझे मालूम होगा कि आपको ये नहीं समझा है, तो मैं उसको बेटर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन कब, जब आप मुझसे पूछोगे तब। ठीक है, ओके। अथर्व का क्या क्वेश्चन आया है, एंजियोटेंसिनोजन पावरफुल कंस्ट्रक्टर है या फिर एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 है बेटा। चलो ग्रेट, तो ये वाला जो पोर्शन था एनसीईआरटी का जो मैंने अभी लिया वो तो ये वाला पोर्शन लिया। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो हम मिक्चुरेशन देखेंगे। बट बेटा मिक्चुरेशन के पहले अभी आपको क्या करना है, मैं तो अभी मिक्चुरेशन पढ़ा ही दे रहा हूँ, बट आपका टास्क ये है कि ये वाला जो पोर्शन मैंने ले लिया हूँ, बट इसके पहले का यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये वाला जो एनसीईआरटी का पोर्शन जो है ये कलेक्टिंग डक्ट वाला, या फिर ये यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल का, या फिर इधर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा यूरिन फॉर्मेशन का एनसीईआरटी वाला पार्ट, यदि ऐसा लगता है कि नहीं सर इसका भी एक बार आप एनसीईआरटी डिक्टेशन ले लो, ठीक है, तो मैं ये भी ले लूंगा। यूनिफेरस ट्यूबुल मींस नेफ्रॉन को ही कहते हैं, नेफ्रॉन विथ कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, मिक्चुरेशन जो होता है यूरिनेशन की प्रोसेस को कहते हैं, वॉइडिंग भी कहते हैं इसे, एक्ट ऑफ वॉइडिंग जो होता है ये मिक्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सारे पार्ट? यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज मिक्सचुरेशन, ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं सारा पार्ट, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। ठीक है, आज आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बेटा आप सर्कुलेशन का पढ़ लो, एनसीईआरटी डाइजेशन का पढ़ लो, ब्रीथिंग का पढ़ लो, और एक्सक्रीशन का पढ़ लो। एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आता है तो एक दिन हम डाउट क्लास रखेंगे, और डाउट क्लास में लाइन टू लाइन जो भी आंसर, लेकिन वो पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा कि सर एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। मैं एक दिन आपको दे दूंगा कि ये आपका डाउट का डे रहेगा, और उस डाउट के डे में आपको जितना भी जो पार्ट रहेगा वो सभी का आप आज से पढ़ना चालू करो, और आज से मुझे मैसेज करना चालू कर दो कि सर एनसीईआरटी का पेज नंबर ये, इस पेज का ये वाला पैराग्राफ है और ये वाली लाइन। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपका डिक्टेशन ले करके एक एक चीज आप लोगों को समझा दूंगा, बट ये टास्क आपका रहेगा। चलो वेरी गुड, सभी के मैसेज मिल रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, और अब हम लोग यहाँ पर जो कंसेप्ट समझेंगे वो हम देखेंगे मिक्सचुरेशन क्या होता है। ठीक है, अब मिक्सचुरेशन की यदि हम बात करें तो क्या हो गया, गलत लिख दिया, क्या चीज, मिक्सचुरेशन।
तो मैच्योरेशन की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो बेटा अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी की है, ये हमारा जो है ये किडनी है, किडनी में यूरिन बना, यूरिन बनने के बाद फाइनली ये यूरेटर की हेल्प से कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये किडनी है, ये यूरेटर है, यहां से यूरिन बना, यूरिन फॉर्म होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर तक के पहुंच गया। फिर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा, तो पहुंचने के बाद हमें फील होता है, और फील होने के बाद फिर हम जो है, यदि हमें सिग्नल ब्रेन से मिलता है कि दिस इज द राइट टाइम एंड प्लेस, तो यूरिनेशन होगा। यदि सिग्नल नहीं मिलता है कि दिस इज नॉट ए राइट टाइम और प्लेस, तो फिर सेंसिंग इंफॉर्मेशन जा रही होती है, कंटिन्यूअसली सेंसिंग इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो अब ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन हम यही देखें, एक न्यूबॉर्न की हम बात करें, तो न्यूबॉर्न को तो कभी भी सुसु लग जाती है, देखे होंगे आपने, है कि नहीं। बट हम अपने इसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, बट उस बच्चे में नहीं है। तो अब देखिए, जनरली एक चाइल्ड की हम बात करें, एक चिल्ड्रन की हम बात करें, तो चिल्ड्रन से लेके एडल्ट में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो अपनी यूरिनेशन जो होता है उसको कंट्रोल करता है, और जैसे ही ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि दिस इज द राइट टाइम एंड प्लेस, तो वहां पे यूरिनेशन का मैकेनिज्म होता है। तो अब ये प्रोसेस जो है ये कैसे हो रही है, तो ये प्रोसेस जो होती है बेटा, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है आपको याद होगा, ये किससे बना होता है बेटा, स्पेशल टाइप की यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे मसल्स होती है। अब ये स्पेशल टाइप का मसल्स मींस इसमें ट्रांजिशनल इपिथेलियम सेल्स होती है, और साथ ही साथ एक स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मसल्स रहेंगी वो कैसी रहेंगी, स्मूथ मसल्स, जिसे कहते हैं डेट्रसर मसल्स। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं डेट्रसर मसल्स। ठीक है, और साथ ही साथ अगेन इसमें स्पेशल टाइप के यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर जो यहां पर प्रेजेंट है, तो इस रिसेप्टर को कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये इस पोर्शन का। मैक्सिमम स्टूडेंट को यहां पर जो है कंफ्यूजन होता है। तो अब देखिए, हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखे, उस यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर में हमने देखे कि ये किससे बना है, स्मूथ मसल से, और साथ ही साथ वहां पे स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है, और उस रिसेप्टर को क्या कह रहे हैं बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे यदि हम देखें, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। और ये जो यूरेथ्रा है, तो यहां पे यदि हम देखें तो इसमें ऐसे दो टाइप के स्पिंक्टर्स रहेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। मींस यहां पे इस तरह से एक इंटरनल स्पिंक्टर्स है, और ये वाला जो है ये है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या होता है जानते हो ना आप, एक स्पेशल टाइप की वॉल्व होती है, जैसे नल से पानी को खोलना है तो खोलते हैं हम, तो ये नोजल है, ये नल को खोल दिए पानी बाहर आ जाएगा, इसको बंद कर दिए तो पानी नहीं आएगा। तो एज इट इज हमारे यहाँ पर जो है ये स्पिंक्टर्स है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो सुसु आ जाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, समझे। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्पिंक्टर्स होते हैं, इसमें दो टाइप के कंट्रोलिंग होती है। वेरी गुड, प्रहलाद ने भी मुझे बता दिया ये। ठीक है, एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है, मतलब इसमें से एक स्पिंक्टर जो हमारे कंट्रोल में रहेगा और एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इंटरनल जो रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स जो होता है वो क्या होगा, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, तो इंटरनल स्पिंक्टर्स जो है ये किससे बना है, ये बना है स्मूथ मसल से, और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स जो है ये बना है स्केलेटल मसल से। और जो स्केलेटल मसल से फॉर्म होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, जो भी स्केलेटल मसल से फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारे कंट्रोल में होगा, और जो स्मूथ मसल से होगा फॉर्म वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आ गया आप लोगों को।
अब इतने पोर्शंस के बाद अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये टोटली ये जो मैच्योरेशन का प्रोसेस जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल होती है। ठीक है, अब हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका कंट्रोलिंग कैसे होगा? तो देखो अभी तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो ये खाली है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी खाली है, यहाँ पे किसी भी टाइप का यूरिन आया है क्या? नहीं आया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद होता ऐसा है कि अब यूरिन यहाँ से आना चालू हो गई, तो यूरिनरी ब्लैडर फिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जैसे जैसे ये फिल होते 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 ये जब कंप्लीटली यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो स्पेशल टाइप का जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक के पहुंचेगा। तो ये जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक के पहुंच रहा है ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ नर्व्स रहेंगी जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक के पहुंचाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर ने पहले तो डिटेक्ट किए, डिटेक्ट करने के बाद वहां पे सेंसरी इंफॉर्मेशन बनी, और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सिग्नल बने वो हमारे ब्रेन तक के जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रहती है ये रहती है सेंसरी नर्व। तो इस तरह से ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारा जो ब्रेन है, और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इस दोनों को मिला के कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अभी देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो सिग्नल भेज रहा है वो कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। तो इस तरह से इसमें सेंसरी नर्व जो होते हैं ये सिग्नल जो है अभी डायरेक्ट ब्रेन तक के नहीं जाएंगे, ये मतलब सिग्नल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे ब्रेन को भेजता है। ठीक है, ये न्यूरोलॉजी में आपका ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म न्यूरोलॉजी में क्लियर होगा अच्छे से। जो ब्रेन के टाइप्स में बता रहा था आप लोगों को, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये भी न्यूरोलॉजी में क्लियर होगा अच्छे से। उसके बाद मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है कैसे हो रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को मायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, लोकोमोशन वाला चैप्टर इसके बाद। उसके बाद अभी हम हार्मोन वाला जो पार्ट पढ़ रहे थे, तो ये हार्मोन वाला जो पोर्शन है वो हम लोग जो है कौन सा हार्मोनल सिस्टम जो है एंडोक्राइनोलॉजी, वहां पे हम समझेंगे। ठीक है, तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम फाइनली वहां पे पहुंचेंगे तो और भी अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ चीजें मैंने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दिया हूँ आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ आगे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो देखो जैसे ही यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ तो ये जो रिसेप्टर्स थे उसने सिग्नल को डिटेक्ट किया, मतलब उसने सेंस किया, स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच हो रहे ना, तो सिग्नल जो है वो ये सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से हमारे ब्रेन तक के एक सिग्नल जो है सेंड कर दिया। अब रिटर्न बैक जो इंफॉर्मेशन आएंगे कि भैया क्या करना है उसके अगेंस्ट में, तो इस तरह से ये रिटर्न बैक जो है ये जो है मोटर न्यूरॉन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो होंगे वो रिटर्न बैक आएंगे, और रिटर्न बैक आने के बाद देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको बोलेंगे कि भैया दबक जा, पिचक जा, कॉन्ट्रैक्ट हो जा। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर दबा तो ये यूरिन बाहर जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन बाहर जा रहा है क्या अभी? नहीं। क्यों? बेटा ये स्पिंक्टर्स को खोलना पड़ेगा ना, अभी स्पिंक्टर्स ओपन नहीं हुआ तो यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा। तो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से जब यहाँ पे सिग्नल हमारे ब्रेन से आया और यूरिनरी ब्लैडर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगेन एक और सिग्नल इधर से आता है, और ये सिग्नल बोलता है कि भैया ये स्पिंक्टर्स ओपन हो जाओ। और ये जब स्पिंक्टर्स ओपन होता है मींस कब होगा? दिस इज द राइट टाइम एंड प्लेस, और डायरेक्टली वॉइडिंग का प्रोसेस जो है वहां से हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रसर मसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंक्टर्स, ये जो मोटर इंपल्स आए उसकी वजह से यहां पे हुआ है। ठीक है, वो पार्ट भी मैंने यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहां पर, ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, फिर फाइनली यहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑफ डेट्रसर मसल और रिलैक्सेशन हुआ स्पिंक्टर्स। देन
मिक्चुरेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से होगी। अब इसको हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है उस तरह से समझेंगे। बेटा वीडियो पॉज हो रहा है क्या? समझ में आ रहा ना सारा कुछ या अटक रहा है? मुझे ऐसा फील हुआ। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहां पर ये प्रोसेस हो रही है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। समझ रहा है? चलो ग्रेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे हो रही है मिक्चुरेशन की, इस कंसेप्ट को हमने समझे। तो मिक्चुरेशन का इस प्रोसेस में यदि हम देखें तो ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, तो इस प्रोसेस में पहली चीज तो क्या देखे बेटा हमने? फर्स्टली हम लोगों ने देखे यूनरी मिक्चुरेशन होता क्या है। सबसे पहले तो मिक्चुरेशन का हम लोगों को डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो मिक्चुरेशन मीन्स क्या होगा, किस तरह से डिफाइन करेंगे बेटा मिक्चुरेशन को? मिक्चुरेशन मीन्स क्या कहेंगे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी जो है यूरिनरी ब्लैडर जब फिल करेगा, तो फिल करने के बाद यूरिनेशन के लिए सिग्नल जा रहा है, देन वॉइडिंग का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर वे से होगा। ठीक है, तो अगेन बेटा इसको हम समझेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को यहाँ पे पूछना है तो पूछ लो, फिर इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम समझेंगे अभी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, खुशी। हाँ ये मैं बता दे रहा हूं कैसा है आएगा। ठीक है, चलो। एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, इसे कहते हैं बेटा मिक्चुरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। आई थिंक वीडियो ओके, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, अभी सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिक्चुरेशन समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कैसे हो रहा है प्रोसेस, और यहाँ पे कैसे हमारा ये जो नर्वस सिस्टम जो है ये भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, इसका बेटा ये कंसेप्ट समझ लो। इसका एक एनिमेशन बताऊंगा मैं आपको, तो एनिमेशन में भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज तो देखो बेटा मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है मिक्चुरेशन में, क्या बताया था मैंने आपको? एक्सपल्सन ऑफ यूरिन। ठीक है, क्या चीज? एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। इस फिनोमिना को कहते हैं मिक्चुरेशन। लिख के रख लेंगे आप लोग, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। दिस प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? मिक्चुरेशन। ये एक टाइप की रिफ्लेक्स प्रोसेस है। कैसी है? ये रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है, जो जनरली छोटे बच्चे जो होते चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन और एडल्ट जो होता है इसमें देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है, जो रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ये एक्चुअली कैसे होगी? तो रिफ्लेक्स प्रोसेस की हम बात करें तो रिफ्लेक्स प्रोसेस जो है यदि हम इसमें समझे तो रिफ्लेक्स प्रोसेस के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे जो कंसेप्ट समझना है वो क्या चीज बेटा? डेट्रेसर मसल्स का समझना है। ओके, तो पहली चीज तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे इस तरह से? यूरिनरी ब्लैडर। ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये वाला एरिया ट्राइगोन कहलाता है बेटा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मैं बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे दो स्पिंक्टर्स है। ये वाला जो है ये क्या है? इंटरनल। और ये वाला जो है ये क्या है? एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। ठीक है, एसपी लिख देता हूं मैं, एसपीएच। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। इसी के साथ साथ हमने क्या देखे, यहाँ पे स्पेशल टाइप की जो मसल्स है, कौन सी मसल्स है यहाँ पे? डेट्रासल मसल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा ये जो ब्रेन है और ये जो हो गया ये क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से दो टाइप के सिग्नल आएंगे। दो टाइप के सिग्नल जो होते हैं, जिसमें से एक सिग्नल होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, क्या आएगा? सिंपैथेटिक
और दूसरा क्या आएगा, पैरा सिंपैथेटिक सिग्नल। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, अभी मैंने जनरल सा कंसेप्ट तो आप लोगों को समझा दिया, बट नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम में हम देखें तो नर्वस सिस्टम के टाइप्स मैंने बताया था आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन और दूसरा हमारा क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे वैसे भी। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के यहाँ पे जो सिस्टम फॉर्म हुआ जो क्या कहलाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेटा ये दो टाइप के होते हैं। इसमें क्या आएगा बेटा, एक आएगा सिंपैथेटिक और दूसरा कैसा आएगा, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझे। तो अभी देखिए एक स्पेशल टाइप की जो नर्व है, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है हमारे ब्रेन से वो डायरेक्टली सप्लाई होती है। कहां तक के सप्लाई होंगी बेटा, हमारे यहाँ तक के यूरिनरी ब्लैडर तक के। तो यहाँ पे देखो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जैसे M1 होता है, अल्फा 1 होता है, G3 होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था पहले। कौन सा, स्ट्रेच रिसेप्टर कहा था जिसको। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे सिग्नल जाएगा तो ये क्या करता है, ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इस तरह से, क्योंकि देखो दोनों चीज समझना है, हम कब यूरिनेशन में जा रहे हैं और कब नहीं जा रहे हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या कर रहा है बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आया डेट्रेसर मसल्स पे और कौन सा, इंटरनल स्फिंक्टर्स पे। ठीक है, डेट्रेसल मसल्स है यहां पर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डेट्रेसल मसल्स को रिलैक्स किया और इंटरनल स्फिंक्टर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से सिर्फ ब्लैडर जो यहां पे अभी क्या होगा, फील होगा। तो यहां पे इसने इस तरह से जो प्रोसेस यहां पे जब हुई तो इस तरह से ये जो स्फिंक्टर्स यहां पे जो था ये क्लोज है, क्लोज होने की वजह से ब्लैडर क्या हो रहा है, यहां पर फिल हो रहा है। मींस इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिलिंग ऑफ ब्लैडर। किसकी वजह से हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हो रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, जल्दी से बताओ, ये जो डेट्रेसर मसल है इसको रिलैक्स करना पड़ेगा ना, तब जाके ही तो ब्लैडर फिल होगा। जब ये रिलैक्स रहेगा तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो इस स्फिंक्टर्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा। जब ये प्रोसेस हुआ तो फिलिंग ऑफ ब्लैडर यहां पे होता है। ये प्रोसेस नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने समझा। हेलो, ये पार्ट 1 समझा। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अब आप ही बता सकते हो, इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इस ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ये स्फिंक्टर्स जो है इसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, कौन से स्फिंक्टर्स की बात हो रही है बेटा, इंटरनल। अभी हम एक्सटर्नल पे पहुंचे नहीं है, एक्सटर्नल तो हमारे कंट्रोल में है, और जो स्फिंक्टर्स हमारे कंट्रोल में है वो एक स्पेशल टाइप की नर्व से सप्लाई होता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स हमारे कंट्रोल में है यहाँ पे सोमेटिक नर्व कहेंगे, जैसे सोमेटिक नर्व जिसे पुडेंटल नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों भी सिस्टम है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, हमारा यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल स्फिंक्टर्स पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करेगा। तो यहां से यूरिन इधर आ गई,
लेकिन इसको ओपन करने के लिए सोमेटिक नर्व से सिग्नल आएगा, फिर ये ओपन होगा, देन वाइडिंग हो जाएगी। समझे? तो इस तरह से यहां पे ये प्रोसेस होता है। और सोमेटिक नर्व सिस्टम का अगेन एक और काम है बेटा, क्या करता है ये, हमारे जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखने में, और जो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को जो कंट्रोल करना है, वो सोमेटिक नर्व जो है ये हेल्प करते हैं। अब देखो इतने अच्छे से आपको कौन सा ये वाला पार्ट कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है? हाँ, साइड होना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। इसके आगे आपको लिखना है बेटा, ये पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट आप लोग लिखोगे, जो मैंने आपको समझाया था क्या हो रहा है। हो गया? ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, सोमेटिक नर्व में प्रॉब्लम आ रहा है, समझा दे रहा हूं, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। पहले तो हमने जनरल से कंसेप्ट देखे, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स देखे, मैच्योरेशन का प्रोसेस देखे, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि छोटे बच्चों में, मतलब एकदम छोटे नहीं, ठीक है, चिल्ड्रन में और एडल्ट में देखने को मिलता है। इसमें दो प्रोसेस हो रही है जिसमें नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सारा कनेक्शन रहेगा। पहले तो ये जो रिसेप्टर्स यहाँ पे है, ठीक है, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है ना, तो ये रिसेप्टर हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। लेकिन उसके पहले का प्रोसेस क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिट्रेसल मसल्स को क्या करके रखेगा बेटा, ये रिलैक्स करके रखेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा। तो यूरिन यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, 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 इस तरह से ब्लैडर फिल हो गया। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ, ठीक है, तो एक सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक के गई, ये डायरेक्ट नहीं जाएगी। सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे जाएंगी, ये इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड पे गई, और स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल ब्रेन तक के पहुंचा। अब ब्रेन से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक सिग्नल भेजा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो सिग्नल भेजा, तो वो दोनों तरफ काम करेगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसने जो सिग्नल भेजा यहां पर, तो इस सिग्नल से क्या होगा, ये जो डेट्रेसल मसल है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां पे एक स्फिंक्टर्स था, इंटरनल स्फिंक्टर, ये रिलैक्स होगा। लेकिन इस रिलैक्स होने के बाद भी, अभी ये यहां से तो रिलैक्स हो गया, लेकिन ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो है हमारा, इसने भी सुसु को रोक के रखा है, ठीक है। फिर अब आप जाओगे जब, और जब मैसेज आएगा ब्रेन से कि दिस इज द राइट टाइम एंड प्लेस, तो वो कहां से आएगा, वो हमारे ब्रेन से आएगा। कौन लेके आ रहा है, सोमेटिक नर्व। तो सोमेटिक नर्व जो है ये हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो सोमेटिक नर्व जो है ये किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वॉलेंट्री कंट्रोल में। अब छोटी सी जगह में मैंने बहुत सारा आपको समझा दिया हूं, ठीक है। तो इस तरह से वॉलेंट्री कंट्रोल, दिस इज द राइट टाइम एंड प्लेस। फाइनली क्या होगा बेटा, यहां से ये यूरिन आई और बाहर, खेल खत्म, ऐसा होता है। एक एक पार्ट मैच्योरेशन का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। ऐसा कोई पर्सन है जिससे नहीं समझा, ऐसा हो तो रिस्पॉन्स करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। क्लियर है सारा पार्ट बेटा? क्या बोलना चाह रहे हो बेटा प्रहलाद, एज स्टार्ट? हाँ बेटा प्रहलाद, ग्रेट। हाँ, वहां से स्टार्ट तो हो जा रहा है वो, ठीक है, बट वही है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो वेल मॉडिफाइड जो हुई है वो कब से हो रही है, वो भी आता है वहां पर, तो वो भी मालूम होना चाहिए। एक पिक्चर्स मैंने लाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, बट पिक्चर्स दिखाई नहीं दे रही, मैं वो देख रहा हूँ किधर गया।
जस्ट वेट, टाइम हो गया वैसे, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे आप और, ठीक है। आपका रिमेनिंग जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। ओके, देखिए बेटा, अभी तक के हम लोग यहाँ पे जो भी कंसेप्ट समझ रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे वो हम देखते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, क्या चीज, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। इस तरह से यहाँ पे आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और सोमेटिक नर्व जो बताया था, जिसे पुडेंटल नर्व कहते हैं, ये सप्लाई होता है। ये हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जैसे लंबर और सेक्रल है ना, पढ़े थे ना हमने, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल। तो ये जो सेक्रल रीजन जो होता है, यहाँ से हमारे ब्रेन तक के सिग्नल जाएगा। फिर सिग्नल रिटर्न बैक जब आता है, तो इधर से देखो यूरेटर से जब इस तरह से फील हो रहा है, तो ये कनेक्शन इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये ट्राइगोन एरिया कहलाता है बेटा, मैंने बताया था ना आपको, ये वाला जो है ट्रायंगुलर एरिया जो होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जहाँ पे इंटरनल और ये बाहर एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स होते हैं। ये सारे स्पिंक्टर्स इस तरह से हमारे नर्व से जो है ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये जो नर्व से कनेक्टेड है, तो सिग्नल बेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है, और दोनों इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट था जो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनली आगे का पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम भी हो गया वैसे भी, तो फिर मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों के सारे लेक्चर्स बेटा आपके ग्रुप में जो है अपलोड कर दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट न्यू है, टेलीग्राम इंस्टॉल करो और इस ग्रुप को ज्वाइन करो, ओके। और साथ ही साथ बेटा ये जो लिंक है, इस लिंक पे ऑल नोट्स जो है आपको एक सिंगल क्लिक पे मिलता है। यदि 1 साल के बाद भी आपको कोई पार्ट रिवाइज करना है, तो सारे इसके वीडियो और पीडीएफ का प्लेलिस्ट आपको एक सिंगल क्लिक पर, एक सिंगल पेज पर मिलेगा। यहाँ से आप जा करके उसका हेल्प ले सकते हो, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। ओके बेटा, ग्रेट अथर्व, आज एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक, ओके। कोशिश करूंगा आगे भी आपका इसी तरह से रहे, ठीक है। ऐसे लेक्चर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके पहले का भी बेटा कुछ भी पार्ट आपको डाउट आता है, मैसेज कीजिए, वो सारे लेक्चर हम इसी तरह से मैनेज करेंगे फिर, ओके। एंड करते हैं फिर आज का क्लास।